हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं इनकम्पैटिबिलिटी। प्लांट रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में बताएंगे कि पोलन ग्रेन्स और उसके बारे में सारे स्ट्रक्चर्स बताते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इनकम्पैटिबिलिटी का। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। एक बार ये छोटी सी टर्मिनोलॉजी सी के अंदर आपको इनकम्पैटिबिलिटी और कंपैटिबिलिटी समझ में आ जाएगी कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है। पोलन ग्रेन्स ऑफ ए नंबर ऑफ प्लांट्स may land over a stigma। पोलिनेशन का क्या प्रोसेस होता है कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो प्लांट के अंदर फ्लावर पे जो स्टिग्मा पार्ट होता है उसके ऊपर ले डाउन हो जाते हैं। एजेंट कोई भी हो सकता है तो उसको हम पोलिनेशन बोलते हैं। तो जो स्टिग्मा के जो पिस्टिल का पार्ट होता है, पिस्टिल रिकॉग्नाइज द पोलन। जब पोलन ग्रेन्स आफ्टर पोलिनेशन स्टिग्मा पार्ट के ऊपर आया है तो वो स्टिग्मा उसको रिकॉग्नाइज करेगा, पिस्टिल उसको रिकॉग्नाइज करेगा। इफ इट इज राइट, अगर वो राइट है देन वी नो इट इज कंपैटिबल। अगर वो राइट टाइप का इंटरेक्शन उनके बीच में हुआ है दैट इज कंपैटिबिलिटी। इफ अदर इज दैट इज रॉन्ग, इफ रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स आर ले डाउन ऑन द स्टिग्मा पार्ट देन इट इज द इनकम्पैटिबल। तो कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी समझ में आ गई कि कंपैटिबल तब होगा कि जब पिस्टिल के पास राइट पोलन ग्रेन्स आएगा और इनकम्पैटिबल तब होगा जब पिस्टिल के पास रॉन्ग पोलन ग्रेन्स आएगा। पिस्टिल accept the pollen of the right type and promote the post pollination events leading to the fertilization। अगर पिस्टिल के ऊपर राइट टाइप का इंटरेक्शन का पोलन ग्रेन्स आया है तो वो आगे पोस्ट पोलिनेशन के इवेंट को प्रमोट कर देगा, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवाएगा। अगर नहीं आता है, इनकम्पैटिबल है वो उसके लिए, तो उसको आगे के जो प्रोसेसेस हैं उसके लिए अलाउ नहीं करता है, उसको रिजेक्ट कर देता है। Pistil on the other hand reject the pollen of the wrong type and prevent their germination। अगर wrong type का pollen grain आया है तो वो उसको वहाँ पर जो germination होता है pollen grains का उसको prevent कर देगा और उसको reject कर देगा। The events from pollen deposition on stigma, pollen germination and entry of pollen tube into the ovule are referred to as the pollen pistil interaction। अगर पोलन ग्रेन्स वहाँ पर राइट टाइप का आया है, स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हुआ है, उसके अंदर पोलन जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है, एंट्री हो जाती है पोलन ट्यूब की ओव्यूल के अंदर, इन पूरे इंटरेक्शंस को बोला जाता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शंस। और पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कब होगा? जब राइट टाइप का पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर आएगा। तो कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द स्पेशल प्रोटीन्स। अगर वो कंपैटिबल है या फिर इनकम्पैटिबल है उनके अंदर तो वो कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो उसको डिटरमाइन करेंगे कि ये कंपैटिबिलिटी शो करेगा या नहीं करेगा। ओनली कंपैटिबल पोलन इज एबल टू ऑब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। अगर राइट टाइप का पोलन ग्रेन होगा तो वो जो स्टिग्मा का पार्ट है उससे वाटर और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को गेन कर लेगा, स्वेल हो जाएगा और जर्मिनेशन करेगा और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। पोलन ट्यूब ग्रो करेगी, स्टाइल के अंदर इनोकुलेट करेगी, उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। इट्स ग्रोथ एंड पाथ थ्रू द स्टाइल आर डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक केमिकल्स। कि पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कैसे होगी और पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर जाकर, ओवरी के अंदर जाकर एम्ब्रियो को कैसे डिफाइन करेगा कि ये प्रॉपर पाथवे है, उस पाथ को कैसे डिफाइन करेगा, उसके लिए बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो इसको गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन और पोलन ट्यूब का पाथ ये डिफाइन किया जाएगा। इनकम्पैटिबिलिटी को हम एक आउट ब्रीडिंग डिवाइस भी बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेम फ्लावर के पास प्रेजेंट होते हैं, दैट आर द hermaphroditism। इन सच प्लांट्स पोलन ग्रेन्स कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो उसके अंदर क्या हो सकता है कि जो पोलन ग्रेन उस फ्लावर के अंदर बन रहा है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पोलिनेट कर जाए। If self pollination is allowed to continue, अगर इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पोलिनेशन, कि सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन था और सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर आ गया है तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। अगर प्लांट सेल्फ पोलिनेशन को अलाउ कर रहा है तो धीरे धीरे उसके अंदर क्या हो जाता है? ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है कि जो उसमें रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं वो कंबाइन होते रहते हैं और उसके अंदर वेराइटीज नहीं आती, वेरिएशन नहीं आती हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्रीडिंग डिप्रेशन। Therefore, flowering plants
have developed many devices to discourage self pollination and increase cross pollination. तो प्लांट अब क्या करता है अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए, स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए जो ब्रीडिंग डिप्रेशंस के या फिर सेल्फ पोलिनेशंस की जो डिवाइसेज होती हैं उनको डिस्करेज कर देता है और क्रॉस पोलिनेशन को अलाउ करता है, इंकरेज करता है, उसको बढ़ावा देता है। तो इसलिए कहा जाता है कि दिस डिवाइसेज आर कॉल्ड द इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ द आउटब्रीडिंग डिवाइसेज, कि इनकम्पैटिबल है, सेल्फ पोलिनेशन होगा नहीं तो उसको हम आउटब्रीडिंग की बाहर के किसी भी प्लांट के साथ अपनी स्पीसीज के किसी दूसरी ब्रीडिंग टाइप्स के साथ क्या करेगा, वो ब्रीड करेगा, इसीलिए हम उसको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी होती हैं, 2 टाइप्स की इनकम्पैटिबिलिटी होती है। फर्स्ट वन इज द इंटरस्पेसिफिक एंड सेकंड वन इज द इंट्रास्पेसिफिक। तो हम फर्स्ट में बात करते हैं इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। इन मोस्ट प्लांट्स पोलन ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फेल टू जर्मिनेट और फ्यूज और डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड्स। बहुत सारे प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है कि पोलन ग्रेन्स जो अलग स्पीसीज के आते हैं तो वो फ्यूज नहीं कर पाते हैं, उनके साथ जर्मिनेशन नहीं होता है, ना फ्रूट बनता है, ना सीड बनता है, ना फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है, उसके अंदर कोई ग्रोथ ही नहीं होती है। अगर वो अलग स्पीसीज का पोलन ग्रेन्स आया है तो उसको हम बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी, कि दूसरी स्पीसीज का ही पोलन ग्रेन्स आया है, दैट इज नोन एज द इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। दिस डिवाइस prevents cross fertilization amongst member of different species। तो इसमें तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं क्योंकि दूसरी स्पीसीज का दूसरे प्लांट या फिर दूसरा जो ब्रीडिंग टाइप्स था उसका पोलन ग्रेन था और उसको भी अलाउ नहीं किया गया है, तो वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन को भी अलाउ नहीं करेगा। तो इसमें कुछ स्पीसीज होती हैं प्लांट की जो इसमें ये सब चीजें प्रिवेंट कर दी जाती हैं। To a certain extent, this type of incompatibility is helpful in maintaining the individuality of a species। तो इस टाइप के एक्सटेंट जब किसी प्लांट के अंदर देखा जाता है तो उसके अंदर इसलिए देखा जाता है कि वो उस स्पीसीज के अंदर इंडिविजुअलिटी जो होती है, कि इंडिविजुअल खुद की जो एक रिकॉग्निशन होते हैं, रिप्रेजेंटेशन जो होती है उस प्लांट की, जीनोटाइप्स जो होता है वो उसके अंदर मिक्सचर नहीं चाहता है, वेरिएशंस नहीं चाहता है, वो एक इंडिविजुअल प्लांट स्पीसीज है। तो इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर ये सब होता है। सेकंड वन इज द इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी और द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इन मैनी प्लांट स्पीसीज वायबल पोलन ग्रेन्स ऑफ द सेम फ्लावर और फ्रॉम द सेम प्लांट फेल टू प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड्स। कुछ प्लांट स्पीसीज के अंदर क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के ऊपर प्रोड्यूस होता है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ही पोलिनेट कर जाता है, उसके बाद भी वो फ्रूट और सीड्स को फॉर्मेशन करने में एबल नहीं है, फेल हो जाता है। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी, कि खुद की प्लांट का ही स्पीसीज का ही पोलन ग्रेन्स था, खुद के स्टिग्मा के ऊपर ही आया है, फिर भी वो उसको अलाउ नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई वी नोन इट इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी विदिन द स्पीसीज। इंट्रा मींस होता है विदिन द स्पीसीज। Intraspecific incompatibility is a device to promote the cross pollination and ensure a certain degree of heterozygosity। इंट्रास्पेसिफिक कंपैटिबिलिटी के अंदर क्या होगा कि क्रॉस पोलिनेशन को अलाउ करेगा वो और हेटरोजाइगोसिटी को इंश्योर करेगा कि जो वेरिएशंस होती हैं वो वेरिएशंस के साथ वहां पर प्रोड्यूस हो। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ए स्पीसीज। जब वेरिएशंस आएंगी, वेरिएशंस आने के बाद न्यू कैरेक्टर्स आएंगे, न्यू कैरेक्टर आएंगे तो न्यू स्पीसीज बनेंगी, तो वो क्या है इवोल्यूशन में भी हेल्प करते हैं। सर्टेन स्पीसीज दैट शो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हैव सेवरल मेटिंग टाइप्स। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर क्या होता है कि उनमें अलग अलग मेटिंग टाइप्स होते हैं, इसलिए वो इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी शो करता है या फिर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो करता है। तो होगा क्या इसके अंदर कि जो फ्लावर्स ऑफ दिस मेटिंग टाइप्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द लेंथ ऑफ स्टाइल एंड स्टेम्स। जो अलग अलग मेटिंग टाइप्स हैं उनके फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा की लेंथ होती है, स्टाइल की जो लेंथ होती है वो वेरिएबल होती है। इन सच केसेस पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द सेम प्लांट और एनी अदर प्लांट बियरिंग द सेम टाइप ऑफ फ्लावर आर इनकम्पैटिबल। तो उनकी लेंथ अलग अलग होती है, तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टाइल स्टिग्मा के पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो इस तरीके से क्या वो इनकम्पैटिबिलिटी शो करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस व्हेन द फ्लावर्स आर पोलिनेटेड बाय द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एनी अदर मेटिंग टाइप्स। जब कोई दूसरे
मेटिंग टाइप से वो पोलन ग्रेन्स किसी एजेंट के थ्रू पोलिनेट करवाया जाएगा, तब जाकर वो पोलिनेशन कंप्लीट होगा। लेकिन खुद के फ्लावर के पास जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पोलिनेशन कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है। और इसकी किस वजह से नहीं करेंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ स्टाइल और स्टेमन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इन मेटिंग टाइप्स के अंदर। तो हम जेनेटिक बेसिस के ऊपर अगर इनकम्पेटिबिलिटी को देखते हैं तो 2 टाइप्स के होते हैं, गैमेटोफिटिक होती है और एक स्पोरोफिटिक होती है। गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को बोला जाता है GSI। गैमेटोफाइट्स जो होते हैं, जिसमें हम पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल की बात करते हैं, वो होते हैं गैमेट्स। तो उसके बेसिस के ऊपर जब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है तो दैट आर नोन एज द गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। द जीनोटाइप ऑफ मेल गैमेटोफाइट दैट इज पोलन ग्रेन्स डिटरमाइन द सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो जब इनकम्पेटिबिलिटी होती है प्लांट के अंदर, गैमेटिक स्टेज के ऊपर होती है, तो वो जो मेल प्लांट होता है या फिर जो पोलन ग्रेन्स होता है वो इस चीज को डिफाइन करते हैं। इट इज फाउंड इन द प्लांट बिलोंगिंग टू द सोलेनेसी, लिलिएसी एंड द पोएसी फैमिली। इन फैमिलीज के अंदर गैमेटोफिटिक सेल्फ पोलिनेटिंग या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी देखी जाती है, जिसमें पोलन ग्रेन्स इस चीज को अलाउ करेगा कि वो पोलन ग्रेन्स वहां पर जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल जीन। एक जीन से कंट्रोल होती है, दैट वन इज द S जीन, और उसके बहुत सारे एलील होते हैं, S1, S2, S3, S4, S5। तो जो पोलन ग्रेन्स होता है, पोलन ग्रेन कैरीज ए स्पेसिफिक S एलील which is compatible only with the pistil whose diploid cells carries S allele other than one present on the pollen grains। पोलन ग्रेन के पास S का जो एलील प्रेजेंट है, पिस्टिल के पास वो S का एलील नहीं होना चाहिए, तभी ये वहां पर जाकर जर्मिनेट करेगा। पोलन ग्रेन्स के जो एलील है, S एलील है, वो कंपैटिबल तब होगा जब पिस्टिल की डिप्लॉयड सेल है, तो उसके पास स्पोरोफिटिक सेल है, तो उसके पास भी वो एलील वहां पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तब वो पोलन ग्रेन्स वहां पर जर्मिनेट करेगा। तो ये गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ये देखो, ये पोलन ग्रेन्स है S3, S4, S3, S1, S2, S1, और ये है पिस्टिल का जीनोटाइप S1, S2, S1, S2 एंड S1, S2। इसके पास ना ही S3 है ना ही S4 है, तो ये दोनों पोलन ग्रेन्स यहाँ पर जर्मिनेट कर जाएंगे। और इस यहाँ पर S3 का एक गैमेटोफाइट है और दूसरा जो पोलन ग्रेन्स है उसके पास S1 का एलील है, लेकिन इसके स्पोरोफाइट के पास S1 और S2 दोनों है, तो ये S1 को अलाउ नहीं करेगा, S3 वहां पर जर्मिनेट कर जाएगा। और थर्ड केस के अंदर तो S1 और S2 दोनों ही पोलन ग्रेन्स हैं और S1 और S2 दोनों ही एलील इसके पास भी प्रेजेंट है, तो ये इसको अलाउ नहीं करेगा, ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी शो करेगा। ये टोबैको प्लांट्स के अंदर देखी गई है गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो ये कॉम्बिनेशंस हैं इसके अंदर कि S1 और S2 प्रेजेंट है तो ये इसको अलाउ नहीं करेगा, सेम अगर प्रेजेंट है S2 और S3 है तब भी ये इसको अलाउ नहीं करेगा, S3 और S4 है तब भी ये इसको अलाउ नहीं करेगा। अगर पोलन ग्रेन्स में ये देखिए S2 है, S3 है और जो स्टिग्मा उसके अंदर S1 और S2 है, तो इसके अंदर क्या है, S2 कभी भी ग्रो नहीं करेगा, S3 के कॉम्बिनेशन बनेंगे, S3 एक बार S1 के साथ आएगा और एक बार S3 जो है वो S2 के साथ कॉम्बिनेशन के साथ ग्रो करेगा। इस टाइप से ही क्या है इसके अंदर भी प्रेजेंट है कि S और इसमें तो सारे के सारे अलग हैं, तो एक बार S3 S1 और S2 के साथ आएगा, एक बार S4 S1 और S2 के साथ आएगा, तो ये कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे। इसी टाइप से इसके अंदर बनेंगे S3 S4 S1 और S2, तो सभी कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनते हैं इसके अंदर भी। अगर S1 S2 और S2 S3 के अंदर बनेंगे तो इसमें देखो कि जो S2 है वो ग्रो नहीं करेगा, जो S1 है वो इसके साथ ग्रो कर जाएगा, S1 S2 और S1 S3 इसके साथ। इसमें तो ये आपस में सेल्फ स्टेराइल हैं, इनकम्पैटिबल हैं ये इसके साथ। यहाँ करेंगे तो S3 है वो ये वाला S3 जो होता है ये ग्रो नहीं करेगा, S4 के कॉम्बिनेशन S2 के साथ भी बनेंगे और S3 के साथ भी बनेंगे। ये इस तरीके से क्या है, ये एक प्लेनेट चार्ट है जिसके अंदर कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो रिप्रेजेंट किए गए हैं कि गैमेटोफिटिक स्टेज के अंदर इस टाइप के कॉम्बिनेशन बनते हैं। नेक्स्ट वन इज द स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। स्पोरोफिटिक के अंदर क्या होता है कि जो जीनोटाइप्स में स्पोरोफिटिक टिश्यूज होते हैं, चाहे वो मेल का है चाहे वो फीमेल का या पोलन ग्रेन्स का है या पिस्टिल का है, तो वो डिफाइन करेंगे कि वहां पर पोलन ग्रेन्स
की जो ग्रोथ है वो होगी या नहीं होगी। जीनोटाइप ऑफ द स्पोरोफिटिक टिश्यूज ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच पोलन इज डिराइव्ड, जिससे हम बात करते हैं उसका जीनोटाइप जो होता है पोलन ग्रेन्स का, डिटरमाइन द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब कौन डिटरमाइन करेगा कि जो स्पोरोफिटिक टिश्यू है पोलन ग्रेन्स की, पहले जीनोटाइप जो पोलन ग्रेन्स का था वो गैमेटोफाइटिक स्टेज का था, अब वो जिनसे बना है उस टिश्यू में उसकी इनकम्पैटिबिलिटी शो करेगा। स्पोरोफिटिक टिश्यू जिनसे उसकी फॉर्मेशन हुई है डिप्लॉयड स्टेज की है, जो गैमेट्स नहीं है, वो उसको डिफाइन करेंगे कि अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है या नहीं है। तो इसके अंदर क्या होगा कि एस एलील जीन प्रेजेंट है, उसके बहुत सारे एलील प्रेजेंट होते हैं, S1, S2, S3, S4 एंड S5 तक प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें कॉम्बिनेशन आप डबल स्टेट में आएंगे क्योंकि डिप्लॉयड स्टेट्स हैं। तो इसके अंदर हम क्या बताते हैं कि जो पोलन होता है वो इनकम्पैटिबल टू द पिस्टिल whose diploid cells have the any of the S allele present in the pollen grains। अगर पोलन के पास है इनमें से स्ट्रक्चर के अंदर ये देखिए, अगर S1 प्रेजेंट है और S2 प्रेजेंट है पोलन ग्रेन्स के पास, और पिस्टिल के पास S2 प्रेजेंट है चाहे S3 प्रेजेंट है, चाहे S1 प्रेजेंट है चाहे S2 प्रेजेंट है, तो इन किसी भी केस के अंदर वो इनके साथ सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ तभी करेंगे जैसे यहाँ पर S1 और S2 है और पिस्टिल के पास S3 और S4 हो, अपोजिट कॉम्बिनेशन हो, कोई भी S का एलील पिस्टिल के पास नहीं होना चाहिए, तभी पोलन ग्रेन वहां पर सरवाइव करेगा और जर्मिनेट करेगा। अगर इनमें से एक भी एलील इनके पास पिस्टिल के पास प्रेजेंट है तो पोलन वहां पर सरवाइव नहीं करेगा, वो इनकम्पैटिबिलिटी शो करेगा। The pollen with the above mentioned S allele would be effective only on the pistil contain diploid cells with an allele other than S1। S1 और S2 के अलावा कोई भी एलील अगर पिस्टिल के पास प्रेजेंट है तो पोलन ट्यूब वहां ग्रो करेगी, अदरवाइज वो ग्रो नहीं करेगा। स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है वो एस्ट्रेशी और ब्रेसिकेशी इन दो फैमिलीज के अंदर देखने को मिलती है। In addition to genetic factors, proteins present in the pollen wall and stigmatic surface also determine the incompatibility of pollen grains। pollen grains के अंदर incompatibility बहुत सारे प्रोटीन्स जो होते हैं वो भी शो करते हैं। जीनोटाइप्स या फिर एलील्स के अलावा भी बहुत टाइप्स के प्रोटीन केमिकल्स होते हैं वो उनको अलाउ नहीं करते हैं। तो हम जेनेटिक्स पढ़ रहे थे तो जीनोटाइप्स के थ्रू हम पढ़ रहे थे स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और जीनोटाइप्स इन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो अगर हम इसकी बात देखते हैं कि क्या केसेस हो सकते हैं, जैसे डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक पेरेंट था, मेल गैमेटोफाइट बनाया, उसने सिंथेसाइज किया, प्रोटीन्स होते हैं जो टैपेटम के ऊपर वो सिंथेसाइज किए, वो एग्जाइम के पास गए और पोलन की मैच्योरेशन हुई। यहाँ पर स्पोरोफिटिक में फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन हुई, उसमें जो प्रोटीन्स थे वो क्या हुए, स्टिग्मा की पेलिकल्स के पास गए और ट्रांसफर करके स्टिग्मा के ऊपर आए, अदर पेलिकल के ऊपर ट्रांसफर हुए। अब पोलिनेशन हुआ, पोलन ग्रेन फीमेल जो स्टिग्मा पार्ट है उसके ऊपर आया, वहाँ पर इंटरेक्शन होगा एग्जाइम और पेलिकल का। एग्जाइम किसकी है, पोलन ग्रेन्स की, और पेलिकल जो है वो हमारी स्टिग्मा पार्ट की है। अगर वहाँ पर क्या होगा कि मेल गैमेटोफाइट एंड द स्टिग्मा पेपिलास अगर वो राइट है, कंपैटिबल है, तो वो उसको एक्टिवेट कर देगा, लीडिंग टू अब इसके पास ये जो स्टिग्मा पेपिलास है वो एक्टिवेट होंगे, फॉर्मेशन होगी उनकी। अगर वहाँ या तो एक्सेप्टेंस होगी या उसकी रिजेक्शन होगी। अगर एक्सेप्टेंस होती है तो ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, क्यूटिकल और की ग्रोथ जो है वो अलग हो जाएगी, एमर्जेंस होगी, पेनिट्रेशन होगी, जो पोलन ट्यूब है उसकी ग्रोथ हो जाएगी यहाँ पर। अगर रिजेक्शन हुआ है तो क्या होगा, इनहिबिटरी रिस्पॉन्स इन द ट्यूब एंड पेपिला इंक्लूड कैलोस सिंथेसिस, तो कैलोस की सिंथेसिस उसको प्रेजेंट हो जाएगी और पोलन ट्यूब आगे फॉर्मेशन नहीं करेगी, ये रिजेक्शन के अंदर हो जाएगा। तो ये दो केसेस हो सकते थे, तो क्यों होते थे वो सब हमने आपको बता दिया कि क्या है इसके अंदर। सेल्फ स्टेरिलिटी एक छोटी सी टर्म है ये सेल्फ स्टेरिलिटी, जिसके बारे में देख लेते हैं। सेल्फ स्टेरिलिटी मीन्स द पोलन फ्रॉम ए प्लांट इज अनएबल टू जर्मिनेट on its stigma and will not be able to bring about fertilization in the ovule of the same plant। अगर सेम प्लांट है, सेम प्लांट के ऊपर पोलन जो फॉर्मेशन है वो हो रही है और वो स्टिग्मा के पास चले जाते हैं उसी फ्लावर के, लेकिन वहाँ पर वो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ स्टेरिलिटी। 1925 के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया था कि मल्टीपल एलील्स इन द निकोटीना
ऑब्जर्व रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के लिए और सेल्फ स्टेरिलिटी के लिए, जिसमें हमने आपको बताया भी था कि S1 S2 एलील है, S3 S4 और S5 एलील्स होते हैं उसके अंदर, और वो होमोजाइगस होते हैं। S1 S2 इस कॉम्बिनेशन में नहीं प्रेजेंट होने चाहिए कभी भी, और ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में होते हैं S1 S2 S3 S4 S5 और S6। और फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब S1 और S2 के अलावा कोई और आगे का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है। The pollen tube did not develop normally, but effectively pollen tube developed when observed when crossing were made another than S1 S2, for example S3 and S4। डिप्लॉयड स्टेज के अंदर क्या होती हैं कि उसके पास जो जीनोटाइप्स S1 और S2 का स्पोरोफिटिक स्टेज के अंदर, तो दूसरा जो कार्पल्स है उसके पास S3 और S4 होना चाहिए, तभी वो वहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे, पॉलिनेट कर पाएंगे, जर्मिनेट कर पाएंगे। अदरवाइज वो वहाँ पर क्या होंगे? सेल्फ स्टेरिलिटी शो करेंगे। तो हम इसके बच्चे क्या कर सकते हैं? इन सब चीज़ों के साथ साथ एक छोटी सी टॉपिक और पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की तरह कुछ हो रहा है, तो हम आर्टिफिशियली वहाँ पर किसी भी पोलन ग्रेन्स को वहाँ पर इसके पोलिनेट करवा सकते हैं, उसके बाद उसकी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करवा सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक अलग से टेक्निक होती है, क्रॉसिंग ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज और जेनरा टू कंबाइन द डिजायर्ड कैरेक्टर्स टू प्रोड्यूस द कमर्शियली सुपीरियर वैरायटीज। अगर आपको हाइब्रिड्स की रिक्वायरमेंट है, हाईली वेरिएबल वैरायटीज की रिक्वायरमेंट्स है, तो हम आर्टिफिशियली तरीके से हाइब्रिड की फॉर्मेशन करें, क्रॉस करवाएं अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग जेनरा के साथ मिलकर। इट हैज बीन यूज्ड बाय द प्लांट ब्रीडर्स फॉर द क्रॉप इंप्रूवमेंट एंड द प्रोग्राम। क्रॉप इंप्रूवमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन देखी जाती है या करवाई जाती है। इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है ये श्योर करना कि जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स है वो वहीं पर पोलिनेट करवाया जाए, और स्टिग्मा जो होता है उसको प्रोटेक्ट करना होता है कि कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन्स वहाँ पर ना आया हो। इसको इंश्योर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इमैस्कुलेशन और उसके बाद बैगिंग की टेक्निक्स। इमैस्कुलेशन मैंने बहुत अच्छे से दूसरी वीडियो के अंदर करवाया हुआ है, तो पहले आप उसको भी पढ़ लेना, जिसको यहाँ वाला नहीं समझ में आता है, लेकिन छोटी सी बातें आपको अच्छे से वैसे भी समझ में आ जाएगी। इमैस्कुलेशन के अंदर क्या होता है? ई होता है रिमूव करना, एक्सिट करना, रिमूव कर देना, और मैस्कुलाइन वर्ड किससे आता है? मेल से। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर? प्रैक्टिस होती है एक, इसके अंदर क्या होता है कि रिमूव द स्टेमन और द एंथर ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर विदाउट अफेक्टिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बिफोर द एंथर डेhiscence, शो दैट चांस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन एलिमिनेट। इमैस्कुलेशन के अंदर क्या किया जाता है? स्टेमन या फिर मेल पार्ट जो होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर से, और मेल जो पार्ट, फीमेल जो पार्ट होता है उसको कोई भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, और उससे ये जो रिमूवल होता है एंथर का, ये डेhiscence से पहले किया जाता है कि जो एंथर है वो वहाँ पर डेhiscence ना हुआ हो, वो वहाँ पर टूटा हुआ ना हो, जिसकी वजह से जो पोलन ग्रेन्स है वो जो कार्पल्स उसके पास ना गया हो, तो उसको उस स्टेज से पहले ही मेल पार्ट जो होता है या फिर एंथर जो होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, सो दैट द चांस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन एलिमिनेट। तो सेल्फ पोलिनेशन के दो चांसेस हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। ये देखो इमैस्कुलेशन के क्या अंदर क्या होता है? ये मेल पार्ट है, ये सॉरी फीमेल पार्ट है ये, और ये मेल के जो एंथर स्टिग्मास हैं, ऐसे स्टेमन को यहाँ से निकाल दिया जाता है और ये स्टिग्मा को यहाँ पर रखा जाता है फीमेल पार्ट को। तो हैंड रिमूविंग या फिर किसी भी तरीके से सीजर कटिंग भी हो सकती है, वो अलग अलग होते हैं। इमैस्कुलेशन के अंदर ये दिखाया है कि जो एंथर है उनको यहाँ पर ऐसे ट्रांसफ़र किया, वैक्यूम के थ्रू भी निकाल लेते हैं या फिर एंथर को रिमूव कर देते हैं सीजर के थ्रू। ये है इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन के बाद आप क्या करेंगे? उसको बैगिंग कर देंगे कि अनवांटेड जो पोलन ग्रेन्स है वो पिस्टिल को या फिर स्टिग्मा को कवर ना करें। या इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स जो होते हैं उसको बैग के साथ या बटर पेपर के साथ कवर कर दिया जाता है कि अनवांटेड पोलन ग्रेन्स उसको पोलिनेट ना करें। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम बैगिंग। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग फ्लावर मैच्योर, जब वो मैच्योर करेगा तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं डिजायर्ड कैरेक्टर्स के, उसको वहाँ पर डस्ट करवा दिया जाएगा कि पोलन ग्रेन्स है जो उस फ्लावर के अंदर जिसको हम की कैरेक्टरिस्टिक्स हम चाहते हैं डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको वहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर डस्ट करवा देंगे और पोलन फ्लावर्स आर बैग्ड अगेन, और फ्लावर्स को दोबारा से फिर से बैगिंग कर देंगे, और उसके बाद फ्रूट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, और उसके जब तक फ्रूट नहीं बनता तब वो बैग्ड रहता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर क्या इमैस्कुलेशन की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन हो ही नहीं सकता। ओनली फीमेल फ्लावर्स बर्ड आर बैग्ड बिफोर द
फ्लावर ओपन, उसमें क्या कर दिया जाता है कि जो फीमेल फ्लावर्स हैं उनको बैगिंग कर दिया जाता है, क्योंकि ओपन होने से पहले ही उनको अनवांटेड पोलन ग्रेन्स के पोलिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए बैग कर दिया जाता है। जब स्टिग्मा मैच्योर करेंगे, पोलिनेशन होगा, तो फ्लावर्स को दोबारा से फिर से पोलिनेशन के बाद पहले उसके पोलिनेशन करवाया जाएगा और उसके बाद फिर से उसको बैगिंग कर दिया जाएगा। ये इसका प्रोसेस कि एंथर को रिमूव कर दिया जाता है किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के थ्रू, जिस प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन बोलते हैं। तो फिर क्या रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर रह जाता है। वो फीमेल फ्लावर को अब इनक्लोज कर दिया जाता है एक बैग के अंदर या बटर पेपर के अंदर या प्लास्टिक के अंदर, जिसको बैगिंग कहते हैं। मैच्योर एंड द वायबल पोलन ग्रेन्स हैं उनको कलेक्ट किया जाता है मेल प्लांट से, जो डिजायरेबल हम चाहते हैं। बैग को ओपन किया जाता है, पोलिनेशन कंप्लीट करवाई जाती है, पोलन ग्रेन्स को डस्टेड करवा दिया जाता है, जिस प्रोसेस को हम पोलिनेशन बोलते हैं, और फिर से बैग को रिप्लेस करके उसको रीबैगिंग कर दिया जाता है। दिस वन इज द आर्टिफिशियल पोलिनेशन, और इसमें हम डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ डिजायर्ड प्लांट्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये सब कुछ था हमारा जो टॉपिक्स थे। इमैस्कुलेशन के बारे में भी था, छोटा सा टॉपिक इसमें इन्वॉल्व है, और इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में भी है। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स अगेन।